Welcome students to the new session of UPSC Civil Services Prelims 2020 प्रैक्टिस सेट सेकंड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस सेशन को प्योरली बाइलिंगुअल रखेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारा सेकंड सेट है और इस तरीके से जो भी हमको प्रोबेबल क्वेश्चंस लगेंगे, चूँकि ये स्टैटिक पोर्शन है जीएस का, ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, तो उस उद्देश्य से हम लोग लेके आ रहे हैं और आप इस पर ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ वाज द वर्चुअल यूनिटी ऑफ द टू ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट दीवानी एंड निजामत अचीव्ड अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन स्पाइट ऑफ डुअल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डुअल गवर्नमेंट होने के बाद, जो कि दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में जो स्थिति हो गई थी कि दो शासक हो गए थे, उसके बावजूद भी एक तालमेल वाली व्यवस्था कैसे बनाई गई कि दीवानी और निजामत में एक तालमेल बन जाए, एक यूनिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट हो जाए, दोनों ब्रांचेज यूनाइटेडली काम कर सकें। तो उसके लिए 3 स्टेटमेंट है, उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आंसर चुनना होगा। द नवाब वॉज मेड टू सरेंडर द मिलिट्री राइट्स इन लीव ऑफ ₹50 लाख। ये उस एग्रीमेंट का ही हिस्सा था कि नवाब को 50 लाख रुपए के बदले मिलिट्री राइट्स उससे सरेंडर करा लिया गया था। द कंपनी परसुएडेड नवाब टू हैंड ओवर द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन टू द कंपनीज नॉमिनी। ये दूसरा स्टेटमेंट है कि नवाब को इसके लिए भी दबाव बनाया गया और उससे जो न्यायिक अधिकार थे वो भी उससे ले लिए गए कंपनी के नॉमिनी के फेवर में। कंपनी का कोई मनोनीत व्यक्ति वो सारे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करता था। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं लग रहा है, इसको देखिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पर हम लोग आते हैं। पहले, द सेम पर्सन एक्टेड एज द डिप्यूटी दीवान एंड डिप्यूटी दीवान फॉर कंपनी एंड डिप्यूटी सूबेदार फॉर नवाब। एक ही व्यक्ति दीवानी और सूबादारी की जिम्मेदारी लेता था। इसके बारे में हम लोगों को सिताब राय और रजा खान का नाम भी पता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो सी होगा। 1 और 3, पहला कथन और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो होगा वो है, ऑन द ईव ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर शुजाउद्दौला अरेस्टेड नवाब मीर कासिम बिकॉज। बैटल ऑफ बक्सर, जो बक्सर का युद्ध था, उसके ठीक पहले, उसकी पूर्व संध्या पर शुजाउद्दौला ने नवाब मीर कासिम को क्यों गिरफ्तार करवाया था। इसमें ऑप्शंस सीधे सीधे हैं। मीर कासिम इवेडेड द पेमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ शुजाज आर्मी। शुजाउद्दौला के सेना के रख रखाव के लिए मीर कासिम ने जो पैसा देने का वादा किया था उससे भाग रहा था। तो ये एक बात है कि एग्रीमेंट हुआ था कि वो सारा खर्चा वहन करेगा मीर कासिम, क्योंकि शुजाउद्दौला का बहुत इंटरेस्ट नहीं था। मीर कासिम बंगाल से था और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ शुजाउद्दौला से मदद लेना चाहता था, तो ऑब्वियसली उसने सेना के रख रखाव के लिए सारे खर्च वहन करने का वादा किया होगा। मीर कासिम मेड सीक्रेट ओवरचर्स टू द इंग्लिश। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के साथ सीक्रेट ओवरचर्स मतलब गुप्त रूप से मिली भगत करने का प्रयास किया था। द सी ऑप्शन है, मीर कासिम अटैक शाह आलम सेकंड। उससे उसकी अनबन थी शाह आलम से, और उसके पहले एक छोटा सा टसल भी हुआ था मीर कासिम के साथ। तो सी ऑप्शन भी देखिए क्या होता है। मीर कासिम इंसिस्टेड ऑन वेजिंग वार अगेंस्ट इंग्लिश अलोन। मीर कासिम ने ये बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि वो अंग्रेज़ों से अकेले लड़ाई लड़ेगा। तो ये ऑप्शन सबसे पहले छंट जाना चाहिए, क्योंकि मीर कासिम को शुजाउद्दौला की ज़रूरत थी। वो अकेले लड़ पाता तो शुजाउद्दौला के साथ कभी भी एग्रीमेंट के लिए नहीं जाता। अब हमारे पास जो 2 ऑप्शन हैं, इसमें से एक चुनना है। तो ये रियल कारण जो था वो ए ऑप्शन था कि शुजाउद्दौला के सेना के रख रखाव का जो खर्च उठाने का वायदा किया था उससे वो मुकर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू इवेड द पेमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ शुजाउद्दौला's आर्मी एंड दैट्स वाई शुजाउद्दौला गॉट हिम अरेस्टेड जस्ट बिफोर द वॉर। ये आप सोच सकते हैं कि उस समय भारत में जो अंदरूनी स्थिति थी और जो भारतीय शासकों की आपसी संबंध थे उसकी क्या स्थिति थी।
तो ये सारा चीज़ कंसेप्ट में भी काम करेगा, ध्यान में रखिएगा। बाकी इससे जुड़े हुए सवाल भी आते हैं तो उसमें भी सोचने को आपको एक दिशा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन पर, ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन एंड कोलैप्स ऑफ द अर्बन हैंडीक्राफ्ट्स आफ्टर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट विच वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो निम्नलिखित कारण तथ्य बताए गए हैं जो भारत में शहरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के पतन के कारण रहे होंगे ब्रिटिश के विजय के बाद, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कारण था या कौन से कारण थे। तो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ऑब्वियसली स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। लेट्स कंसीडर द हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड अदर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन गुड्स इन ब्रिटेन एंड यूरोप। भारतीय जो सामान ब्रिटेन में जाते थे, यूरोप में जाते थे, उन पर जो हाई इम्पोर्ट ड्यूटी और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे वो एक कारण रहे होंगे। द कंपटीशन विद द चीपर मशीन मेड गुड्स इम्पोर्टेड ड्यूटी फ्री फ्रॉम ब्रिटेन। इंग्लैंड से जो सामान आते थे, ब्रिटेन से जो सामान आते थे वो मशीन से बने होते थे, तो ऑब्वियसली मास जो उनका मैन्युफैक्चरिंग होता था तो सस्ता पड़ता होगा और वो ड्यूटी फ्री भी होता था, उस पर कर नहीं लगाया जाता था। तो ये बड़ी विकट स्थिति थी भारतीय कामगारों और यहाँ पर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके लिए। जो उस समय की जो इंडस्ट्रियल व्यवस्था थी इंडिया की, वो ऑब्वियसली मशीन मेड गुड नहीं बनाते थे, लेकिन फिर भी उनके सामान काफ़ी उन्नत होते थे। लेकिन उनको कंपटीशन कैसे फेस कराया जाता था कि सोच सकते हैं कि भारत से पैसे, यहीं के पैसे थे, लगान के रूप में वसूले जाते थे, एंड दैट मनी वाज यूज्ड टू बाई गुड्स। इन कच्चा माल को खरीदने के लिए उसी पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। वो कच्चा माल इंग्लैंड जाता था और वहाँ से सस्ता सामान बन के भारत आता था और उससे भारतीय सामानों को, बने हुए सामानों को compete करना पड़ता था, उनसे उनकी प्रतियोगिता होती थी। तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ये वही बात मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इंडिया से सामान खरीद करके ब्रिटेन भेजा जाता था, जिससे वहाँ पर सस्ता पड़ जाता था। क्योंकि यहाँ पर भारत का पैसा भी इस्तेमाल हो रहा है और जो लोग थे, उत्पादक थे, जो किसान वर्ग के लोग थे जिनसे कच्चा माल लिया जाता था, उनको दबाव दे करके सस्ते कीमत पर भी लिया जाता था। तो वो भी एक कारण ऑब्वियस है। द ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ इंडियन रूलर्स एंड देयर कोर्ट्स हु वर द मेन कस्टमर्स ऑफ टाउन हैंडीक्राफ्ट्स। जो धीरे धीरे भारत के शासक थे उनका भी पतन होते गया और वही चूंकि मुख्य ग्राहक हुआ करते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के, अर्बन हैंडीक्राफ्ट्स के, तो उसके साथ इन लोगों का भी पतन हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। चारों कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीजिंग ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स टू इंडिया द मेन कंसर्न्स ऑफ द ब्रिटिश मर्चेंट्स वाज वर। जो भारत में ब्रिटिश एक्सपोर्ट बढ़ रहा था लेकिन फिर भी वहाँ के व्यापारियों के लिए कुछ कंसर्न थे, कुछ उनकी चिंताएं थीं। तो वो क्या थीं, इस पर भी फिर से 3 स्टेटमेंट आपको मिल रहा है। Imported goods were not being accepted by the common Indian from the beginning। जो इम्पोर्टेड सामान थे, जो वहाँ से आयातित सामान थे, वो इंडियन कस्टमर्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए। तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए ये कथन कि अगर वैसा होता तो इंग्लैंड यहाँ पर इतने दिन तक टिक के नहीं रह सकते। इंडियन पुअर परचेजिंग पावर ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉवर्टी, ये स्टेटमेंट सही है कि भारत के लोगों का जो परचेजिंग पावर था, जो क्रय शक्ति थी, वो गरीबी के कारण कम होते जा रही थी। तो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए ये चिंता का विषय था। इंडियाज राइजिंग कॉन्शसनेस ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, भारत का जो अब धीरे धीरे भारत सजग हो रहा था समय के साथ, वो वहाँ के लोगों का, वहाँ के शासकों का जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था, जो शोषण करने की प्रवृत्ति थी, उससे ये लोग अवगत हो रहे थे, उसके प्रति सजग हो रहे थे। वो एक कारण था, लोगों को जानकारी हो रही थी क्या है। तो यहाँ पे जो 2 और 3 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। निम्नलिखित में से जो इंडिया में रेलवे का निर्माण शुरू हुआ
उसका 1853 से जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो फिर आपको स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, 5 स्टेटमेंट्स मिलेंगे, इसमें से बाकी ऑप्शन से चुनना होगा कि कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। तो कौन गलत है ये चुनना है, आर नॉट करेक्ट। It was planned by Dalhousie to provide cheap and easy transportation for Indians. It was planned by Dalhousie. ये तो सही है, लेकिन ये जो उद्देश्य है इस पर विचार करना है कि क्या ये सही है। एक ही स्टेटमेंट का 2 पार्ट है, दोनों पर विचार करिए। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, इट फर्स्ट स्टार्टेड इन 1853 कनेक्टिंग बॉम्बे विथ थाने। ये स्टेटमेंट पूर्णतया सही है। 1853 में शुरू हुआ और बॉम्बे से थाने को जोड़ा। द सेकेंड लाइन कनेक्टेड कोलकाता विथ रानीगंज इन 1854, ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है, इट्स प्राइम एम वाज टू इजिली प्रोवाइड रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया फॉर एक्सपोर्ट्स। जो यहाँ से सामान बाहर भेजा जाता था उसके लिए जो कच्चा माल था उसको ग्रामीण इलाकों से खरीदा जा सके, इंटीरियर से खरीदा जा सके, वो उसका मुख्य उद्देश्य था। ये भी स्टेटमेंट सही है। एक्सपेडाइटेड इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वॉल्विंग इंडियंस एंड प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट। ये जो था भारत के आर्थिक विकास को गति दिया और यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। उसमें अधिकांश जो एम्प्लॉयमेंट मिला वो अंग्रेजों को मिला एंड दे वर हाईली पेड। वो एक मनी ड्रेन का एक जरिया बन गया कि वो लोग यहाँ पर भारतीय पैसे से बहुत ज़्यादा सैलरी लेते थे और उस सैलरी को बाहर अपने घर भेजते थे, इंग्लैंड भेज देते थे। तो इस तरीके से भारत का पैसा बाहर जा रहा था, भारतीयों को उससे बहुत एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो जा रहा है एंड लास्ट स्टेटमेंट भी गलत हो जा रहा है। तो कौन गलत है वही चुनना है। तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूरोपियन ओन्ड प्लांटेशन इंडस्ट्रीज इन द 19th सेंचुरी। कौन सा एक महत्वपूर्ण प्लांटेशन इंडस्ट्री नहीं था 19वीं शताब्दी में। तो नॉट वन ऑफ द है। तो इसमें पहला ऑप्शन इंडिगो है, टी है, कॉफ़ी है और रबर है। तो थे तो चारों, रबर भी इम्पोर्टेंट डेवलप हुआ लेकिन नॉट इनिशियली, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो डी रबर ही हो जाएगा। हमारा आंसर रबर हो जाएगा। बाकी तीनों शुरुआत से इम्पोर्टेंट थे उन लोगों के लिए, लेकिन जो रबर था वो बाद में धीरे धीरे इम्पोर्टेंस को अचीव कर पाया। तो इसमें चारों ऑप्शन इसी तरीके से अगर क्लोज हैं तो थोड़ा आपका सोचने का तरीका बदलना चाहिए कि कौन शुरुआत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। टाइम भी यहाँ पर दे रहा है 19th सेंचुरी के पीरियड में। तो ये 1800 कुछ के बात की कर रहा है, 1800 से 1920 की बात कर रहा है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि रबर को चुना जा सकता है। Which of the following was not one of the reasons why the railway constituted an economic drain on India? कौन सा एक कारण नहीं था, not one of the reasons why the Indian railway constituted an economic drain on India? भारत में जो रेलवे का निर्माण हुआ उससे भारत का इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, भारत के पैसे का यहाँ से पलायन किया हुआ उसके माध्यम से। तो कौन सा एक कारण उसमें निम्नलिखित में से नहीं है। चारों ऑप्शन पर विचार करते हैं। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज रिमिटेड आउटसाइड इंडिया। जो इन्वेस्टमेंट हुआ था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उस पर जो ब्याज दिया जाता था वो भारत के पैसे से और दिया जाता था और उसके बहाने भारत से पैसा बाहर ले जाया जाता था। तो ये एक इकोनॉमिक ड्रेन हुआ। उसके बाद स्टॉक वाज परचेज्ड इन इंग्लैंड। इसका भारत के लोग इसके हिस्सेदार नहीं हो सकते थे। जो भी स्टॉक वगैरह बिकता था इंग्लैंड में ही बिकता था, सारा कुछ इंग्लैंड से कंट्रोल हो जाता था। दे
वर फिनेंशियली लॉस मेकिंग कंसर्न्स। रेलवे जो था वो लॉस मेकिंग कंसर्न था, लेकिन उससे इकोनॉमिक ड्रेन का कोई संबंध नहीं है। लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है, वो पैसा भारत में ही रहने वाला है। मनी वेंट आउट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ excessive salaries to the railways, excessive salaries to the European employees। तो ये हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ये तीनों कारण था। इंटरेस्ट भारत के पैसे से पे किया जाता था, स्टॉक इंग्लैंड में बिकता था, ये था। अब हमारा ऑप्शन इस हिसाब से सी जाना चाहिए कि ऑप्शन के हिसाब से सी जाना चाहिए, सॉरी सी ऑप्शन जाना चाहिए, लॉस मेकिंग कंसर्न्स। रेलवे लॉस मेकिंग भी था, तो उससे बाहर पैसा जाने का स्कोप नहीं था। तो इसमें इकोनॉमिक ड्रेन की बात कर रहा है और कौन कारण नहीं था वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से सी ऑप्शन होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियाज वेल्थ एंड रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ड्रेन इन अदर वर्ड्स वाज पिकुलियर टू द कॉलोनियल रूल बिकॉज द ब्रिटिश। क्या कारण था इसमें से, ये पूछ रहा है कि कारण बताने के लिए कह रहा है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ड्रेन हुआ वो एक विशिष्टता थी कॉलोनियल औपनिवेशिक शासन की भारत में। वो क्या कारण था, क्या थे ब्रिटिश, क्यों वो विशेष बना। ब्रिटिश वर इकोनॉमिकली मोर एडवांस्ड, ये भी था, ज़्यादा एडवांस थे हमसे। वर मोर सिस्टमेटिक एंड कनिंग इन मैनेजिंग देयर अफेयर्स, हमसे ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में वो काम करते थे, ये भी हो सकता है, बहुत लोग मान सकते हैं इस बात को। रिमेन्ड परपिचुअली फॉरेनर्स, हमेशा वो विदेशी ही बन के रह गए भारत में, ये भी माना जा सकता है, ये सही एक तथ्य था। वर ए नेशन ऑफ मर्चेंट्स विथ प्रॉफिट मेकिंग एज सुप्रीम मोटिव, उनका जो वो मर्केंटाइज एक्टिविटी में शामिल होते थे और प्रॉफिट मेकिंग ही उनका सुप्रीम मोटिव था। तो ये चारों ऑप्शन सिमिलर टाइप हैं, काफ़ी क्लोज हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या चुनेंगे? तो क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से कि इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में क्वेश्चन है और वो कॉलोनियल रूल औपनिवेशिक शासन के लिए एक विशिष्ट गुण क्यों बन गया। तो इसमें पिछले सेशन में प्रैक्टिस सेट 1 में इस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे, उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। ये लोग बाकी आक्रमणकारियों से, बाकी विजेताओं से अलग थे। बाकी जो भी भारत में आए वो भारतीय बन के रह गए, यहाँ से इकोनॉमिक ड्रेन उनका पर्पस नहीं था। उन्होंने जो भी कर के रूप में वसूला तो यहीं पर खर्च किया, वो खर्च गलत तरीके से हुआ, सही तरीके से हुआ, ये एक डिस्कशन का विषय हो सकता है। लेकिन अंग्रेजों का नेचर बिल्कुल अलग रहा, वो कभी भी भारतीय बन के नहीं रहे। जो भी यहाँ से उनकी आमदनी हुई वो सिर्फ लूट करके इंग्लैंड उसको भेज दिया करते थे। तो इसमें मेन हमारा जो ऑप्शन होगा सी होगा, रिमेन्ड परपिचुअली फॉरेनर्स, वो लगातार फॉरेनर्स ही बने रहे, इसलिए यहाँ से धन का निकासी होते रहा। तो इस ऑप्शन को आप इस अप्रोच के साथ विचार करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली ऑर्गेनाइज द ड्रेन ऑफ वेल्थ आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ दीवानी इन बंगाल। किस तरीके से बंगाल में दीवानी का अधिकार लेने के बाद भारत से धन निकासी का योजना बनाया गया, किस तरीके से उसको व्यवस्थित किया गया। तो इसमें फिर ऑप्शन चारों देखा जाए हम लोग, इट स्टार्टेड सेंडिंग द रेवेन्यू कलेक्टेड टू इंग्लैंड, यहाँ से इंग्लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके भेज देते थे। इट इनकरेज्ड इट्स सर्वेंट्स टू सेंड देयर सैलरी होम, इनकरेज किया आपने यहाँ पर जो भी उनके अधिकारी थे, सर्वेंट्स थे, उनको कि अपना सैलरी आप अपने घर भेजिए। It began to purchase Indian goods out of the revenue of Bengal and to export them to England। ये भारत से जो भी रेवेन्यू एकत्रित करते थे
लगान वसूलते थे उससे यहाँ से कच्चा माल खरीद करके और इंग्लैंड भेज दिया जाता था। बाकी ऑप्शन पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये हम पिछले क्वेश्चन के डिस्कशन में हम लोग बात भी कर चुके हैं कि वो लोग यहीं का कर वसूली का पैसा यहीं पर कच्चा माल खरीदने में लगाते थे और उस कच्चे माल को फिर इंग्लैंड भेजा जाता था, वहाँ से मशीन द्वारा तैयार करके उसको भारत में लाके भेजा जाता था। यही उनका मेन तरीका हुआ करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। Shortly before the revolt of 1857, who predicted that in the sky of India, serene as it is, a small cloud might arise, at first no bigger than a man's hand, but which, growing larger and larger, may at last threaten and overwhelm us with ruin. इसमें 1857 के विद्रोह के तुरंत पहले किसने ये भविष्यवाणी की थी कि भारत के आसमान में जो अभी बिल्कुल शांत दिख रहा है, एक आदमी के हाथ की तरह दिखने वाला छोटा सा बादल घूमड़ रहा है और वो धीरे धीरे बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारे नींव को हिला सकता है या हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे विनाश का कारण बन सकता है। तो इसमें उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ये ऑप्शन बी में है, यही आंसर होगा। 1857 से जस्ट पहले वो गवर्नर जनरल बने थे, उन्हें इस बात का अनुमान था, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीडिंग ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन एंड पॉलिटिशियन हु एडमिटेड दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ए नेशनल रिवोल्ट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसमें किसने ये एक्सेप्ट किया था 1857 के बारे में, किस विदेशी सांसद ने और वहाँ के राजनीतिज्ञ ने कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। हालांकि साथ में उन्होंने कहा था कि सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन ये डिज़रायली जो वहाँ के सांसद भी थे और कुछ समय तक प्रधानमंत्री भी रहे थे संभवतः, ये इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था इस तरह का, जिसका ये निष्कर्ष निकलता था, एक स्वीकारोक्ति थी कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ये हमारा क्वेश्चन 11 क्वेश्चन का जो सेट है ये एक रेगुलर फीचर बनेगा हमारे सेशन का, और इसके बाद हिस्ट्री के कुछ सेशंस डिस्कस करने के बाद हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको इससे लगा कि कुछ ज्ञान की बातें मिल रही हैं, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।